देखिए बड़े बड़े टर्बो जनरेटर 500 मेगावाट से ऊपर वाले के यदि फील्ड में सप्लाई देनी है तो हम ब्रश रहित एक्साइटेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं, क्योंकि देखिए जो टर्बो जनरेटर होते हैं उसके मतलब कि फील्ड में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। देखिए जनरल केस में जो इंडक्शन मोटर होता है वह सिंक्रोनस मोटर के अपेक्षा बढ़िया होता है। बट यदि बात करें 35 किलोवाट से लगभग 2500 किलोवाट तक की शक्ति आवश्यकताओं के लिए जो इंडक्शन मोटर होता है वह खराब होता है सिंक्रोनस मोटर की अपेक्षा। मतलब कि यदि 35 किलोवाट से 2500 किलोवाट तक के बीच में अगर यूज करना हो तो वहाँ पर सिंक्रोनस मोटर बढ़िया होता है इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। और वो किन मामलों में बढ़िया होता है तो लेस साइज, मतलब सिंक्रोनस मोटर का जो साइज होगा वह इंडक्शन मोटर से कम होगा। दूसरा कम लागत तथा तीसरा लेस वेट, मतलब कि वजन भी सिंक्रोनस मोटर का कम होगा। केवल सिंक्रोनस मोटर में एक ही दिक्कत है कि उसमें फील्ड पे डीसी सप्लाई देना पड़ता है। देखिए प्रैक्टिकल सिंक्रोनस मोटर में टार्क कितना होता है तो 75 अंश होता है। देखिए सवाल दिया है, इफ इन ए 3 फेज अल्टरनेटर ए फील्ड करंट ऑफ 50 एम्पियर प्रोड्यूसेस ए फुल लोड आर्मेचर करंट ऑफ 200 एम्पियर ऑन शॉर्ट सर्किट एंड द 1730 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट, देन इट्स सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज। देखिए 3 फेज अल्टरनेटर में जो होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस जेडएस बराबर होता है भी लाइन बटा के करड़ी में 3 और सबके बटा में ISC, मतलब लाइन वोल्टेज बटा में करड़ी में 3 और बटा में शॉर्ट सर्किट करंट। तथा यदि सिंगल फेज अल्टरनेटर हो तो उसमें सिंक्रोनस इम्पीडेंस का मान होता है भी बटा के शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पे लाइन वोल्टेज का मान दिया है 1730, तो जेडीएस बराबर हो जाएगा 1730 बटा की करड़ी में 3 और सबके बटा में जो शॉर्ट सर्किट करंट दिया है 200 एम्पीयर, तो 200 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो 5 ओम आ जाएगा। देखिए मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग हंटिंग के लिए तथा स्टार्टिंग करंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन देखिए अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग सिर्फ हंटिंग को रोकने के लिए करते हैं। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग हंटिंग को रोकने के लिए करते हैं। जनरेटर में रोटर की वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए 2 एक्साइटर लगे होते हैं, एक तो पायलट एक्साइटर, दूसरा मेन एक्साइटर। देखिए जो पायलट एक्साइटर है वह मेन एक्साइटर को एक्साइट करता है तथा जो मेन एक्साइटर है वह रोटर को एक्साइट करता है, रोटर वाइंडिंग को एक्साइट करता है। मतलब कि ए पायलट एक्साइटर इज प्रोवाइडेड ऑन जनरेटर फॉर एक्साइट द पोल्स ऑफ द मेन एक्साइटर। देखिए सिंक्रोनस मोटर में निम्नलिखित चीज़ों से हंटिंग होती है, जैसे यदि लोड में परिवर्तन करते हैं तो हंटिंग होती है। दूसरा साइक्लिक वेरिएशन ऑफ लोड टार्क, मतलब लोड टार्क के चक्रीय परिवर्तन से भी हंटिंग होती है। दूसरा चेंज इन फील्ड करंट, मतलब क्षेत्र धारा में परिवर्तन करते हैं तब भी हंटिंग होती है, लेकिन यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग करते हैं तो उससे हंटिंग की समस्या नहीं होती है। एक सवाल दिया है, एक डीसी शंट जनरेटर से समांतर में चल रहे
दूसरे जनरेटरों पर लोड किस प्रकार शिफ्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे दो ठो डीसी शंट जनरेटर है जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं तथा इनका एक ठो पैरेलल में हम जानते हैं कि एक ठो फील्ड वाइंडिंग होती है। डीसी शंट जनरेटर में एक ठो पैरेलल में डीसी शंट वाइंडिंग लगी होती है तथा उस शंट वाइंडिंग के सीरीज में एक ठो रेजिस्टेंस भी लगा होता है, जैसे कि RSH1 तथा दूसरा RSH2। दो वाइंडिंग लगी हुई है और इन दोनों को समांतर में एक ठो लोड से जोड़े गए हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक ठो जो जनरेटर है, जो पहला वाला, उसको हटाकर मेंटेनेंस में देना है। तो देखिए, जो दूसरा का जो जनरेटर है उस पर पूरा लोड को हमको करना है। तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है वह दूसरे जनरेटर का घटाने लगते हैं। जब रेजिस्टेंस घटाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो होगा वह दूसरे वाले जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में जाएगी तथा दूसरे वाले में फ्लक्स ज़्यादा उत्पन्न होगा तथा जो पहला वाला जनरेटर है उसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा है उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और जब उसके रेजिस्टेंस को रियोस्टेट की मदद से बढ़ाते हैं तो उसमें करंट धीमे धीमे बहुत कम जानी जाती है तथा उसमें जो फ्लक्स होता है कम बनता है, मतलब कि उसमें अब उससे करंट जनरेट होना बंद हो जाता है, तो उसको फिर बाहर निकाल लेते हैं। मतलब इसका आंसर हुआ एडजस्ट दियर फील्ड रियोस्टेट। एक ठो और बात ध्यान दें कि जब दो जनरेटर समांतर में जुड़कर किसी लोड को फीड कर रहे हो तो उस समय इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग किया जाता है कि दोनों जनरेटर के बीच में सर्कुलेटिंग करंट न बहे। सवाल है कि दो अल्टरनेटर हैं, वे समांतर में जोड़कर किसी लोड को चलाते हैं। पूछा है कि लोड को कैसे मतलब कि चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जो स्टीम ड्रिवन अल्टरनेटर हैं उनके जो प्राइम मूवर पर स्टीम सप्लाई जो दी जा रही है उसको चेंज करने से जो है कि लोड चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे कि यदि स्टीम इनपुट चेंज करते हैं तो अल्टरनेटर का रियल पावर चेंज होता है, पावर फैक्टर भी चेंज होता है तथा IA आर्मेचर करंट भी चेंज होता है। देखिए, यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर होता है वह सिर्फ चेंज होगा, यानी वह सिर्फ सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। देखिए, जनरेटर में दो तरह के कंट्रोलिंग होती है, एक तो एक्साइटेशन चेंजिंग और दूसरा स्टीम इनपुट चेंजिंग। स्टीम कंट्रोल से रियल पावर चेंज होता है, पावर फैक्टर चेंज होता है तथा आर्मेचर करंट चेंज होती है। तो देखिए, एक्साइटेशन कंट्रोल से रिएक्टिव पावर Q का मान चेंज होता है। सवाल दिया है, एज लोड पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर बिकम्स मोर लीडिंग, द वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज required to give rated terminal voltage decreases। देखिए, यहाँ पे एक अल्टरनेटर है जिसका जनरेटेड वोल्टेज EF है तथा एक ठो लीडिंग नेचर का लोड पैरेलल में उसके लगा हुआ है तथा उस सर्किट में JXS इम्पीडेंस है तथा सर्किट में RA रेजिस्टेंस है। देखिए,
लीडिंग लैगिंग लोड का एक एक्स्ट्रा गुण होता है कि यदि लीडिंग में लोड बढ़ाते हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह घटता है, तथा यदि लैगिंग में लोड बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, तथा यदि लीडिंग में लोड बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप घटता है। अब देखिए इस लूप सर्किट के अनुसार हम बोल सकते हैं जेनरेटेड ईएफ बराबर वी टी प्लस आई ए इंटू जेड एस। देखिए यदि जब लीडिंग में लोड बढ़ रहा है तो जो है कि वोल्टेज ड्रॉप है लोड के क्रॉस वो घटेगा। अब देखिए चूंकि जो समीकरण है ईएफ बराबर वी टी प्लस आई ए जेड एस, उसमें जो वी टी है वह कांस्टेंट है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वह कांस्टेंट है, तो जो ईएफ है उसके मान को घटना होगा, जो जनरेटेड वोल्टेज है उसको घटाना होगा। अब देखिए यदि मान लीजिए कि लोड लैगिंग नेचर का हो तो यदि लैगिंग में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाए तो वोल्टेज ड्रॉप का मान जो होगा वह बढ़ जाएगा लोड के क्रॉस। तो जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को नियत रखना है, तो जब जब वोल्टेज ड्रॉप को नियत रखेंगे तो जो जेनरेटेड वोल्टेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यही सवाल में पूछा है कि यदि लोड के लीडिंग मान को ज़्यादातर बढ़ा देते हैं तो जेनरेटेड वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, तो उसको घटाना पड़ेगा। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर फ्लक्स अल्टरनेटर में जो होता है वह रोटर फ्लक्स के साथ जुड़ जाता है। लीडिंग पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर में जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वह रोटर फ्लक्स के साथ जुड़ जाता है। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर पर कोई भी अल्टरनेटर पार्शियली मैग्नेटाइजेशन तथा पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग शो करता है, तथा जो आर्मेचर फ्लक्स है वह फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट करता है। फील्ड फ्लक्स रोटर से प्राप्त होता है। और देखिए यदि प्योरली पावर फैक्टर हो यानी प्योरली लीडिंग पावर फैक्टर हो यदि अल्टरनेटर का, तो उस समय केवल मैग्नेटाइजेशन शो करता है, तथा यदि यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो उस समय अल्टरनेटर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में होगा। और यदि लैगिंग पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर होगा तो उस समय पार्शियली मैग्नेटाइजेशन तथा पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, तथा यदि अल्टरनेटर प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर पर हो तो उस समय केवल मैग्नेटाइजेशन शो करेगा। देखिए जब कोई अल्टरनेटर नॉर्मली कंडीशन में रन करता है तो डैम्पर वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। सवाल दिया है एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर जिसका पावर फैक्टर 0.75 लीडिंग है के वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करें, जबकि उसकी नो लोड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 2400 वोल्ट और टर्मिनल वोल्टेज 3000 वोल्ट है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हम जानते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे के फुल लोड वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे नो लोड वोल्टेज जो है वह 2400 वोल्ट है, तथा फुल लोड वोल्टेज जो है 3000 वोल्टेज है। तो यहाँ से हो जाएगा जो
वोल्टेज रेगुलेशन 2400 माइनस 3000 बटा के 3000 गुणे के 100 यानी कि -20% हो जाएगा आंसर। सवाल है, एक ट्रांसफार्मर में प्रति इकाई नियमन क्या होता है जब निर्भर पर द्वितीयक सिरा वोल्टेज V02 तथा V2 दिए गए भार पर द्वितीयक सिरा वोल्टेज है। What is per unit regulation in a transformer when V02 is the secondary terminal voltage on no load and V2 is the secondary terminal voltage on given load? इसका आंसर हो जाएगा V02 माइनस V2, इन दोनों के बटा में V2। सवाल दिया है, ये 40 किलो वोल्ट एम्पीयर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो 901 टर्न ऑन द प्राइमरी and 100 turn on the secondary. The primary is connected to a 2000 volt 50 Hz supply. Determine the maximum value of flux. देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ज्ञात करना है ट्रांसफार्मर का। देखिए यहाँ पे एक प्राइमरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है। प्राइमरी का जो ईएमएफ है वह 2000 वोल्ट है तथा नंबर ऑफ टर्न N1 का मान जो है कि 901 है तथा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 मैक्स बराबर E1 बटा के 4.44 गुणे के F गुणे के N1। तो यहाँ से E1 का मान 2000 रख देंगे तो हल कर देंगे तो आ जाएगा 0.01 वेबर। क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स टू लिंक ए 3 फेज सिस्टम विथ ए 2 फेज सिस्टम विद द फ्लो ऑफ पावर इन आइदर डायरेक्शन। तो देखिए 3 फेज सिस्टम को 2 फेज से केवल जो टीटी कनेक्शन है इसी के द्वारा ही संयोजित किया जाता है। इसी टीटी कनेक्शन को स्काट कनेक्शन कहते हैं। 3 फेज को 2 फेज से सिर्फ स्काट कनेक्शन द्वारा ही संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM ऑफ नो लोड करंट I नोड वेयर इन प्राइमरी वोल्टेज इज V1। तो देखिए एक तो फिगर बनता है मैग्नेटाइजिंग करंट का जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट होता है तथा मैग्नेटाइजिंग करंट के ही फेज में फ्लक्स होता है तथा मैग्नेटाइजिंग करंट से 90 डिग्री लीड करते हुए सप्लाई वोल्टेज V1 को बनाते हैं तथा मैग्नेटाइजिंग करंट से 90 डिग्री लैगिंग होता है E1 E2 प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ। तो देखिए जो V1 है उसी के फेज में IW मतलब कि जो वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है वो होती है तथा देखिए IW तथा I म्यू का जो परिणामी होता है वह I नोड होता है, नो लोड करंट होती है तथा देखिए वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट तथा नो लोड करंट के बीच में जो कोण होता है वो फाई नोड होता है। इससे यहाँ स्पष्ट होता है कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वह सप्लाई वोल्टेज V1 से 90 अंश लैग करती है तथा IM बराबर होता है I नोड साइन फाई। सवाल दिया है, इफ P1 and P2 be the iron and copper loss of a transformer on full load, find the ratio of P1 and P2 such that maximum efficiency occurs at 80% full load। तो हम जानते हैं x बराबर होता है P1 बटे के P2।
हम जानते हैं यक्स बराबर करड़ी में P1 बटा के P2। तो देखिए यहाँ पे जो यक्स का मान है 0.8 है, यानी कि हो जाएगा 8 बटा के 10, यानी कि 4 बटा के 5। तो करड़ी में P1 बटे P2 का मान हो जाएगा 4 बटा के 5। तो P1 बटे P2 का मान हो जाएगा 16 बटा के 25। मतलब कि जो 80% फुल लोड पर जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस का जो रेशियो होगा वह 16 बटे के 25 हो जाएगा। देखिए, ड्यूरिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इन रस इज द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, दूसरा रेजिडुअल फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर, तीसरा टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द कोर। सभी इफेक्ट डालता है। देखिए, मैग्नेटाइजिंग इन रस करंट जब ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करते हैं तब आती है, तथा इस पर तीनों चीज़ प्रभाव डालता है: साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, रेजिडुअल फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर, और तीसरा टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द कोर। देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर में किस पर डिपेंड करता है? तो लीकेज फ्लक्स पर डिपेंड करता है। और देखिए, लीकेज फ्लक्स एक वेरिएबल फ्लक्स होता है जो कि लोड पर निर्भर करता है। सवाल दिया है, डिटरमाइन द सेविंग इन द वॉल्यूम ऑफ कॉपर यूज्ड इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड विथ ए डबल वाउंड ट्रांसफार्मर फॉर ए 200 वोल्ट प्राइमरी एंड 140 वोल्ट सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में सेविंग किए गए कॉपर यानी के परसेंटेज बराबर होता है लो वोल्टेज बटा के हाई वोल्टेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए, यहाँ पे जो लो वोल्टेज है वह 140 है तथा हाई वोल्टेज 200 है, यानी 140 बटा के 200 यानी 0.7, मतलब कि 70% कॉपर का बचत होगा। एक ट्रांसफार्मर है जो 25 से लगाई 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला है। उस ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? तो हाईली परमेबल आयरन और स्टील एलॉय से बना होता है। देखिए, एयर कोर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है जिनका फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में होती है। देखिए, वाई ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड इन पैरेलल शुड हैव सेम वोल्टेज रेशियो, मतलब जो पैरेलल में दो ट्रांसफार्मर कनेक्ट होते हैं उनका वोल्टेज रेशियो सेम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो नो लोड की स्थिति में उसमें सर्कुलेटिंग करंट आ जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए ही सेम वोल्टेज का ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना चाहिए। देखिए, सर्कुलेटिंग करंट नो वोल्ट पर ही आती है दोनों पैरेलल में जुड़े ट्रांसफार्मर में। If the percentage impedance of the two transformer working in parallel are different, then parallel operation will still be possible, but the power factor at which the two transformer operate will be different from the power factor of the common load। यदि समानांतर में काम कर रहे दो ट्रांसफार्मर के प्रतिशत प्रतिबाधा अलग है तो संचालन अभी भी संभव होगा समांतर में, लेकिन जिस पावर फैक्टर पर दो ट्रांसफार्मर संचालित हैं वह सामान्य लोड के पावर फैक्टर से भिन्न होगा।
देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो आयरन लॉस को नेग्लिजिबल क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रिड्यूस रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड में। इसी कारण फ्लक्स जो होता है बहुत कम होता है, इसीलिए आयरन लॉस को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। देखिए जब प्राइमरी साइड वोल्टेज कम अप्लाई करते हैं तब जो कोर में जो फ्लक्स होगा वह कम उत्पन्न होगा, जिससे कोर लॉस एकदम कम होगा, तो कोर लॉस को नगण्य मान लिया जाता है। क्योंकि देखिए जो फ्लक्स फाई होता है वह भी बटे के एफ के अनुक्रमानुपाती होता है। फाई प्रोपोर्शनल भी बटे के एफ। सवाल दिया है ए 4 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 200 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 200 वाट। द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी। देखिए किसी ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर होता है यक्स गुणे के ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग गुणे के कास फाई बटा के यक्स गुणे के केवीए रेटिंग गुणे के कास फाई प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो देखिए यहाँ पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर है, तो यहाँ पर 2 गुणे के आयरन लॉस ही हो जाएगा सिर्फ, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर एक्स गुणे के केवीए गुणे के कास फाई बटा में एक्स गुणे के केवीए गुणे के कास फाई प्लस 2 गुणा के आयरन लॉस। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कैन बी सक्सेसफुल्ली ऑपरेटेड इन पैरेलल। तो देखिए पैरेलल में कौन सा कनेक्शन किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार। ध्यान दें किसी भी ऑप्शन में 3 ठो या तो स्टार आ जाए या तो 3 ठो डेल्टा आ जाए तो उसे हटा देंगे, मतलब कि वैसा कनेक्शन नहीं होता है। जैसे बी वाला में दिया है स्टार स्टार एंड डेल्टा स्टार, तो यहाँ पे स्टार 3 ठो आ गया है, अतः ऐसा कनेक्शन संभव नहीं है। ऑप्शन डी वाला में देखते हैं तो स्टार डेल्टा एंड डेल्टा डेल्टा, यहाँ पर भी डेल्टा 3 ठो आ गया है, तो ऐसा भी संभव नहीं है। सी ऑप्शन में देखिए डेल्टा डेल्टा एंड स्टार डेल्टा, यहाँ पर भी डेल्टा 3 ठो है, तो यह भी संभव नहीं है। सवाल दिया है 3 कला ट्रांसफार्मर में लोड करंट 139.1 एम्पियर और सेकेंडरी वोल्टेज 415 वोल्ट है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी। तो देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग 3 फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग बराबर होता है करणी में 3 गुणे के लाइन वोल्टेज गुणे के लाइन करंट। यहाँ पे लाइन वोल्टेज का मान 415 है तथा लाइन करंट का मान 139.1 एम्पियर है, तो गुणा कर देंगे करणी में 3 गुणा के 415 गुणा के 139 यानी 100 kVA लगभग आएगा। देखिए यह 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का प्रतीक है।